हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं ओंकारनाथ ओंकार कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। शेष जो इसके पहले मैंने 15 प्रश्नों की सीरीज को प्रस्तुत किया था, उसी के आगे से मैं प्रश्न संख्या को आगे बढ़ा रहा हूं और पार्ट 2 में ज्योग्राफी पोर्शन में आपको मैं टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला करवाने वाला हूं। तो चलिए फटाफट आप लोग सेशन से जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी लाइक शेयर कर दीजिए। जिसमें से पहला प्रश्न कहता है, निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? टोक्यो को, शंघाई को, कुआलालंपुर को, ओसाका को। देखिए टोक्यो ए गलत हो जाएगा, बी भी इसका गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, जबकि डी ओसाका को कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। ओसाका शहर जापान में है जहाँ सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है, जिसके कारण इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से। बी कह रहा है सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान, सी अंतर्देशीय जलमार्गों से, और डी कह रहा है शहरों में दूध की उपलब्धता से। ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड का सीधे संबंध शहरों में दूध की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव गतिविधियां जो आय उत्पन्न करती हैं जैविक गतिविधि के अंतर्गत आती हैं, आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं, या फिर भौतिक गतिविधियां या राजनीतिक? तो मैं बता दूं, मानव गतिविधियां जो आय उत्पन्न करती हैं उन्हें हम आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, यानी कि बी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार क्षेत्र में होते हैं तृतीयक में कि प्राथमिक के, तृतीयक में कि निर्यात में? तो यहाँ पर मैं बता दूं, किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार तृतीयक क्षेत्र में प्राप्त होता है, क्योंकि प्राथमिक में रोजगार के अवसर कम होते हैं, निर्यात और द्वितीयक में भी कम होता है। सर्वाधिक जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी तृतीयक में सर्वाधिक रोजगार के अवसर मिलते हैं। और तृतीयक रोजगार के जो अंतर्गत प्रमुख रूप से आते हैं उनमें जो बैंकिंग, व्यापार, वाणिज्यिक, संचार आदि सेवाओं, यातायात जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? मैं बता दूं, जिसका संबंध सीधे कृषि से होता है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कृषि, वन, लकड़ी काटना, आखेट, मत्स्य उत्पादन, पशुचारण आदि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सी इज द राइट आंसर सही हो जाएगा। ए गलत, बी गलत और डी इसका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? मानव भूगोल की, भौतिक भूगोल, नगरीय और राजनीतिक? देखिए आर्थिक भूगोल में मानव के क्रियाकलापों, मानव की उन्नति संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो मानव भूगोल, ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। और बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी भी इसका गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? देखिए मैक्सिको की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, पर्शियन खाड़ी, हार्मुज जलडम मरुमध्य। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 और स्थल एवं 1 और समुद्र से घिरे भाग को खाड़ी कहते हैं, और विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी गुल्फ या मैक्सिको की खाड़ी है, अर्थात ए द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 22 में है, प्रश्न संख्या 22 बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 की ओर कहता है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडेपेंस की संकल्पना की शुरुआत की? ई हूबर, ए लांच, टी फ्लेंडर, ए वेबर? देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्फ्रेड वेबर, एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। अल्फ्रेड वेबर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रीज, में अपने सिद्धांत औद्योगिक अवस्थित का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क की राइट आंसर। बी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, किस विकास की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास एक अलग आगामी प्रक्रिया है। बी सी में कह रहा है कि विकास का अभिप्राय परिवर्तन के साथ वृद्धि है। डी में कह रहा है समय और स्थान की तुलना में विकास का अभिप्राय समान रहता है। देखिए इसका ये भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि विकास एक
अभिप्राय परिवर्तन के साथ वृद्धि भी होता है, तभी हमें समझ में आता है कि विकास हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेरिस निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यहाँ पर पेरिस की चर्चा कर रहा है। तो अगर हम देखें कि पेरिस किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो यहाँ पर एल्ब, सीन, राइन, सोन। तो मैं बता दूं कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है और यह जो है सीन नदी के किनारे है, यानी बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई? देखिए, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है 1921 में जनगणना भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी, जबकि 1911 में 252.09 मिलियन, इसे जनांकी विभाजन वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या जी यानी सी 1921, ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? तो जनसंख्या की गुत्थी की चर्चा हो रही है। 0 अंश से 20 अंश उत्तरी अक्षांश, 20 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश, 20 अंश से 45 अंश दक्षिणी अक्षांश, 40 अंश से 60 अंश। देखिए, जनसंख्या गुत्थी उसको कहते हैं जहां पर जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है। इस कटबंध को जनसंख्या गुत्थी के नाम से जानते हैं। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। वी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात 20 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की गुत्थी के नाम से जानते हैं। ए सी डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अनुकूलता। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुकूलता जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक एडवर्ड बेस्ट, एडविन केनन, सर वाल्टर रैले और डी में कह रहा है हार्ली जास। देखिए, अनुकूलता जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन केनन थे। अनुकूलता जनसंख्या की संकल्पना सबसे पहले सिजविक नामक अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत की थी। तो ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी करो, वी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोध है, यह कथन किसने कहा था? डिकिंसन ने, हार्टसोन ने, ब्लास ने, हर्बर्टसन ने। देखो, विडाल डी ला ब्लास फ्रांस को फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने संभववाद की विचारधारा को जन्म दिया था और ब्लास महोदय ने ही सबसे पहले बताया था प्रादेशिक भूगोल को भूगोल का क्रोध कहा जाता है। तो ए गलत, बी गलत, डी गलत, सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में है, अगला प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में से किसने भूगोल में संभववाद संकल्पना को प्रस्तुत किया था? विडाल डी ला ब्लास को। फ्रांस में यहाँ पर 29 में कह रहा है संभववाद। तो यहाँ पर संभववाद की संकल्पना को भी विडाल डी ला ब्लास महोदय ने ही प्रस्तुत किया था। तो इसका ए गलत, बी गलत, सी गलत और डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। रुको और जाओ, ये एक निश्चयवाद की परिकल्पना है जिसको किसने प्रस्तुत किया था? ई.सी. शैम्पुल ने, जे ब्रून्स ने, जी टेलर ने या ई हंटिंगटन ने। तो रुको और जाओ निश्चयवाद की जो संकल्पना है ग्रिफिथ टेलर महोदय ने यानी जी टेलर ने प्रस्तुत किया था। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत, बी गलत और डी गलत। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया था? भूगोल का जर्मन संप्रदाय, भूगोल का रशियन संप्रदाय, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय ने सर्वप्रथम जो है संभववाद विकसित किया था, यानी सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत, बी गलत और डी भी इसका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतर प्रश्न है। जियोग्राफी शब्द किसने प्रस्तुत किया था? रिचर्ड हार्टसोन, कार्ल रिटर, इरेटास्नीज, गैलीलियो। तो यहाँ पर जियोग्राफी की चर्चा हो रही है और जियोग्राफी शब्द को सबसे पहले इरेटास्नीज महोदय ने प्रस्तुत किया था, यानी सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत, बी गलत और डी गलत हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें अगले प्रश्न में कह रहा है, अगला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से, और थोड़ा सा प्रश्न अभी ठीक से नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है शायद,
अब अच्छे से दिख रहा है, ऑप्शन भी अब दिख रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भूगोलवेत्ता भूगोल के सामान्य अथवा सार्वभौमिक तथ्य विशेष अथवा विशिष्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं? तो देखिए, विशेष अथवा वर्नार्ड वारेनिस भूगोल के सामान्य अथवा सार्वभौमिक तथा विशेष अथवा विशिष्ट के रूप में द्विशासक के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वी वारेनिस महोदय हो जाएगा। वी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ए गलत, सी गलत और डी इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित स्थानों में कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? दक्षिण का चेरापूंजी अगुम्बे को कहा जाता है। अगुम्बे कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित समुद्र तट से तल से 2725 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल भर भारी बारिश होती है, इसलिए इस स्थान को दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो अगुम्बे हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई इज राइट ऑप्शन। ए गलत, बी गलत और डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसने छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात किया था? तो छायापुंज जीन गाटमैन, सी एफ जोन्स, आर हार्टसोन और जी शिमरमैन। तो यहाँ पर कह रहा है जी शिमरमैन ने छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सर्वप्रथम सूत्रपात किया था। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी गलत और सी गलत, ए गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मिलान करने के लिए कह रहा है, तो देखते हैं कि यहाँ पर नीचे सूची ए दी गई है जिसका मिलान सूची बी के साथ करना है। एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तक का नाम है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसका और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि अभी ऑप्शन नीचे इसमें दिया है जो कोड में दिया गया है, और कोड का जो ऑप्शन है तो कोड में देखते हैं कि कौन इसका राइट हो जाएगा। देखिए, इसमें कहता है कि स्ट्रेबो, देखो स्ट्रेबो महोदय ने जियोग्राफी की रचना किया था, यानी ए का बी हो जाएगा। और चलिए एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर स्ट्रेबो ने यानी ए का जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। वारेनिस महोदय ने जियोग्राफिया जनरेटिव की स्थापना की थी, तो वारेसियस महोदय तीसरा हो जाएगा। और टालमी ने जियोग्राफिया की रचना किया था, तो इसका दूसरा हो जाएगा। और रेटजल जो अल्फ्रेड रेटजल हैं, उन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी का, अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए बी गलत और डी भी इसका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो इसका अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहता है अन्नकुंडे के लेखक हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आप अपने मित्रों को फटाफट लाइक शेयर कर दें, और अपने जो अगर आपने हमारे चैनल में भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए, अन्नकुंडे के लेखक रेटजल, कार्नो, कार्ल रिटर और रिchthofen। देखिए, इसकी सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अन्नकुंडे, यानी कि जब कोई व्यक्ति रिटायरमेंट हो जाता है तो क्या होता है, उसका पेट निकल आता है। तो यहाँ पर जो है जो अन्नकुंडे पुस्तक के लेखक जो हैं कार्ल रिटर महोदय हैं, यानी रेटजल नहीं होगा, भी कार्ल ओसे नहीं होगा और रिchthofen भी नहीं होगा। अन्नकुंडे यानी कि जब कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसका पेट कुंडे की तरह निकल आता है, और तो रिटर से रिटायर और कुंडे की तरह निकल आना, तो इसका सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का जैविक सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, जैविक बोमैन, हाउसहोफर, मैकिंडर और रेटजल। तो यहाँ पर जो 38 है, राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन रेटजल महोदय ने प्रस्तुत किया था। रेटजल जो मानव भूगोल, वालकर कुंडे, पृथ्वी एवं जीवन, राजनीतिक भूगोल जैसी आज महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। तो इसका जो है डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत, बी गलत और सी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चरणोजम।
चरनोजम मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है सवाना घास के क्षेत्र में, कंपोज घास के क्षेत्र में, या फिर स्टेपी घास क्षेत्र में, टैगा प्रदेश में। देखिए स्टेपी घास के मैदान में चरनोजम या रेगुर मिट्टी, जिसको हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, पाई जाती है, जो कपास उत्पादन की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस मिट्टी में स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है, इसलिए स्टेपीज, सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत, बी गलत और सी भी इसका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? पराकल, पेरियार, चंद्रप्रभा, कान्हा। देखो कान्हा किस लिए, यहाँ अगर मैं चर्चा करूँ, पाखन वन्यजीव रिजर्व, जो ये पाखन वन्यजीव रिजर्व है, ये यहाँ पर जो कह रहा है, इसमें पेरियार केरल का अभयारण्य है और यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा वन्यजीव रिजर्व उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, यानी यूपी में। कान्हा किस लिए राष्ट्रीय अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, यह एमपी में है। पराकल, ये जो पराकल है, ये जो है पाखल वन्यजीव रिजर्व तेलंगाना में है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पेरियार। ए गलत, सी गलत, डी गलत, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में विश्लेषण किया गया है। किसका विश्लेषण किया गया है? हिंद महासागर की सुरक्षा का। बी में कह रहा है दक्षिण एशियाई सहयोग का, और सी कह रहा है यूरोप की साझा सुरक्षा का, और डी कह रहा है पर्यावरण विकास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का। तो यहाँ पर 41 में बलात् विस्तरण, इसका जो हो गया ए द राइट आंसर, हिंद महासागर की सुरक्षा की चर्चा कर रहा है। और ये जो बलात् विस्तरण है, ए सी और डी इसका गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा साझा भविष्य, ब्रटलैंड 1987 में प्रस्तुत की गई थी, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 के बाद अगले प्रश्न संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कौन सा होगा। तो 40 हो गया, प्रश्न संख्या 41 के बाद अब अगले की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकता, जनांकी या वायरस विज्ञान। तो 42 में जनांकी, जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत, बी गलत और डी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूर्व लेख का संबंध है। कहता है वैश्विक उष्मीयन से, ओजोन निशोषण से, वायु प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वैश्विक उष्मीयन। 43 में यहाँ पे कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन निशोषण से है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में ओजोन क्षेत्र से उत्पन्न चिंता निवारण हेतु 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में एक समझौता हुआ। ओजोन संरक्षण की दिशा में यह किया गया पहला प्रयास है। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इसी सम्मेलन में यह भी तय किया गया ओजोन का विनाश करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित किया गया, अर्थात इसका ओजोन निशोषण सही हो जाएगा। ए गलत, बी गलत, डी गलत, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है जंतु विसरण के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन एक दीर्घकालिक सूखा के कारण होता है? बलात् विसरण, क्रमशः विसरण, बायोकोर विसरण या एनिकोरमोर विसरण। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो इसका 44 में बलात् विसरण हो जाएगा। ए इज द अमेरिका राइट आंसर, बी गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा। यहाँ पर त्वरित एवं अचानक प्रलयकारी घटनाओं यथा दीर्घकालिक सूखा, प्रचंड बाढ़, वनाग्नि, ज्वालामुखी उद्भेद आज जो जंतुओं को अपने अस्तित्व के लिए अन्यत्र गमन करने के लिए बाध्य करते हैं, इसके कारण होने वाले जंतुओं के विसरण को बलात् विसरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें अल्पता किसकी होती है? इसके पहले मैंने बताया था कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सी में कैल्शियम और डी में पोटेशियम। प्रायः जो है मृदा वास्तव में जीव
मंडल या जीवन परत का कोड है, क्योंकि यह उस मंडल का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें पौधों के पोषक तत्वों का उत्पादन तथा रखरखाव होता है तथा ये पोषक तत्व पौधों को उनकी जड़ों के माध्यम से सुलभ होते हैं। ये सूक्ष्मजीव भी इन्हीं पोषक तत्वों को अपने निर्वाह के लिए प्राप्त करते हैं। कीट भक्षी पौधे उसी मृदा में उगते हैं जिन्हें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, बी गलत, सी गलत और डी भी इसका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस तरह से ये जो है प्रश्न संख्या 30 की महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको पार्ट 2 में उपलब्ध करा दिए हैं। आप जो है इनका अध्ययन करें। आगामी टीजीटी, पीजीटी, यूबी टेट, सी टेट आदि विभिन्न प्रकार की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सुपर टेट में, ये बहुत रामबाण साबित होगा। इसी के साथ मैं इस श्रृंखला को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।